नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? सब अच्छे हैं दोस्तों और मस्त होंगे और अपने सीआरपीएफ की तैयारी ड्राइवर या ट्रेनर्स की बहुत ही अच्छी तरह कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए करना चालू कर दें दोस्तों, क्योंकि कुछ ही समय में इसके फिजिकल भी होने वाले हैं और एग्ज़ाम भी होने वाला है। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे जब भी एग्ज़ाम को दोस्तों क्वालिफाइड कर पाएंगे। अगर आप धीरे धीरे या आलस मन से इसकी तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जो तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास होती है वो डेली क्लास होती है। तो मैं आपको और बताता हूँ, जो सीआरपीएफ की हमारी डेली क्लास होती है और ये हमारी क्लास वनडे एग्जाम्स और जो एसएसबी है दोस्तों, एसएसबी का जो आगे एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई के दोस्तों या एससीएम का भी आगे पेपर होने वाला है, जो कि आपको पता है 1 सितंबर से होने वाला है पेपर। तो उसकी भी तैयारी आप जोरों शोरों से कर दें और तैयारी को बेहतर से और बेहतर ले जाएं, क्योंकि अगर आप अभी से मेहनत करेंगे, अच्छी तरह मॉक लगाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा दोस्तों। अगर आप बेमन से तैयारी करते हैं या धीरे से ऐसे ही करते हैं, अरे हो जाएगी आराम से कर लूंगा, ये तो मेरा बस का खेल है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपसे भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर डर रहे हैं पढ़ने में। तो आप अपने आप को यह ना सोचें कि मैं सबसे ऊपर हूँ या मैं सबसे महान हूँ दोस्तों, क्योंकि आप से भी थोड़े थोड़े पढ़े हुए डरे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाएं। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 13 है, जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन और ड्राइवर के लिए होने वाली है। और ये जो हमारी क्लास है वो एसएसबी ड्राइवर और ट्रेडमैन के लिए और बीएसएफ हेड कांस्टेबल एससीएम का जो पेपर होने वाला है आगे, और एएसआई का भी होने वाला है, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं आज अपना पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है? लोथल है या कालीबंगन है या बनावली है या राखीगढ़ी है? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है, तो उसका नाम है लोथल। लोथल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों का एक स्थल है गुजरात राज्य में स्थित है, उसका नाम लोथल है। लोथल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पर है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है हमारी, जो भारत की सबसे पहली सभ्यता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह कहाँ पर है? तो सभ्यता का जो बंदरगाह है दोस्तों वो भी लोथल में है। कहाँ पर है? तो बंदरगाह कहाँ पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। ठीक है दोस्तों। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो दोस्तों आकार है वो कैसा आकार है? तो वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार दोस्तों आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। इसी में हम आगे देखते हैं कालीबंगन। इसमें अगला ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो कालीबंगन, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, काली चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, काली चूड़ियां इसका अर्थ होता है कालीबंगन का। और कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ स्थित है? कालीबंगन हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजधानी को, जो राजधानी थी दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और लाल किले का निर्माण कराया? तो ऐसा कौन सा दोस्तों मुगल शासक था जिसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और लाल किले का निर्माण कराया? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है शाहजहां, दूसरा अकबर है, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है जहांगीर। तो इसमें जो हमारा आगरा से राजधानी को, आगरा से जो राजधानी दिल्ली ले गया था वो कौन ले गया था? तो उसका नाम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां दोस्तों एक ऐसा शासक थे जिन्होंने राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गए। ठीक है, तो शाहजहां दोस्तों, शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? तो शाहजहां के जो काल को कहा जाता है स्थापत्य। ठीक है, क्या है दोस्तों? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? कि इसलिए कहा जाता है कि शाहजहां के काल में दोस्तों सबसे ज्यादा
इमारतें बनाई गई या स्थापत्य बनाए गए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का दोस्तों अन्य नाम क्या है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। क्या कहते हैं दोस्तों? औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। क्यों के जानते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है जिंदा पीर। जिंदा पीर क्यों कहा जाता है दोस्तों? जिंदा पीर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब जो था दोस्तों बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, जहांगीर क्या है दोस्तों? तो जहांगीर ने अपने शासन काल में न्याय की जंजीर लगाई थी। क्या लगाई थी दोस्तों? तो जहांगीर ने अपने शासन काल में न्याय की क्या लगाई दोस्तों? जंजीर लगाई, जिससे कि कोई भी जो व्यक्ति है दोस्तों वह अन्याय से वंचित न रहे, इसलिए उसने न्याय की जंजीर लगाई। अकबर। अकबर दोस्तों जो अपने समय का बहुत ही फेमस शासक रहा है। तो अकबरनामा दोस्तों अकबर का क्या है? ग्रंथ है। अकबरनामा दोस्तों, अकबरनामा जो कि अकबर का बहुत भी फेमस ग्रंथ है दोस्तों। तो अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा हमारी एक आत्मकथा है अकबर की। अकबर की जो आत्मकथा है अकबरनामा है, वो दोस्तों किसने लिखी है? तो वो लिखी है अबुल फजल ने। किसने लिखी है दोस्तों? एक बहुत ही मशहूर दोस्तों लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा लिखी है। ठीक है, और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। तो अकबरनामा के दोस्तों कितने भाग हैं? तो अकबरनामा के 3 भाग हैं। ठीक है, अकबरनामा के दोस्तों कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इसमें ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष होता है? तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, वो किस वर्ष होता है? तो वो होता है दोस्तों महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह या पहला सत्याग्रह कब होता है? तो वो होता है हमारा 1917 में। कब होता है दोस्तों? महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है दोस्तों? तो महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, जो कि 1917 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1917 में होता है। ठीक है, 1917 में होता है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। अगला इसमें ऑप्शन दिया है हमारा, वो है 1942। 1942 में होता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। किसके द्वारा होता है? तो वो होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। एक हमारा है 1919। तो 1919 में क्या होता है? तो 1919 में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर पंजाब में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है दोस्तों? तो बाग हत्याकांड होता है, जो कि 1919 में होता है। ठीक है, जनरल डायर दोस्तों एक इकट्ठी जो भीड़ शांति प्रदर्शन कर रही थी उन पर गोलीबारी कर देती है, और उसमें सारे जो लोग हैं वो दोस्तों मारे जाते हैं। ठीक है, मारे जाते हैं। अगला है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 4 है दोस्तों, सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक का अंत किस संधि के तहत होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो होता है हमारा 1746 से लेकर 48 तक। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो 1746 से 48 के बीच होता है। तो किस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध हमारा समाप्त होता है? तो किस संधि के तहत होता है? पांडुचेरी की संधि, या पेरिस की संधि, या सालवाई की संधि, या एक्स-ला-सफल की संधि के तहत होता है? तो किस संधि के तहत समाप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्स-ला-सफल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है हमारा वो समाप्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सतह के सबसे करीब है? जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब कौन सी परत है दोस्तों, और जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ऐसी कौन सी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं दोस्तों? तो वो हमारा कौन सा मंडल है या कौन सी परत है तो जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं दोस्तों? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, या समताप मंडल है? तो उस जो मंडल का नाम है वो दोस्तों है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में जितनी भी हमारी घटनाएं होती हैं वो दोस्तों होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं, और यह वायुमंडल के सबसे करीब परत मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे करीब परत मानी जाती है। अगला ही इसमें देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है दोस्तों, भारत में काली मिट्टी का निर्माण। जो भारत में दोस्तों काली मिट्टी, भारत में क्या है? तो दोस्तों भारत में जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है? अपक्षय का मतलब होता है दोस्तों टूटना। जितनी भी मिट्टी है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो मिट्टी का निर्माण होता है पत्थरों के टूटने से। जब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर या रेत में टूट जाते हैं तो उससे ही मिट्टी बन जाती है और मिट्टी का निर्माण होता है। जो हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है?
होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी का निर्माण, जो हमारी काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी का निर्माण किस अपक्षय के कारण होता है? तो किस अपक्षय के कारण होता है दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण? तो ग्रेनाइट चट्टान या बेसाल्टिक लावा चट्टान या चूना पत्थर की चट्टान या बलुआ पत्थर की चट्टान। तो किस पत्थर के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो होता है बेसाल्टिक लावा चट्टान, यानी कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली जो मिट्टी है दोस्तों वो क्या है? तो काली मिट्टी जो हमारी मिट्टी है वो दोस्तों कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त कौन सी मिट्टी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी की दोस्तों आपको मैं एक और विशेषता बताता हूँ, जो काली मिट्टी है हमारी वो किसके लिए जानी जाती है? तो वो जानी जाती है स्वतः जुताई के लिए। स्वतः जुताई के लिए कौन सी मिट्टी जाती है? तो स्वतः जुताई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो स्वतः जुताई के लिए, स्वतः जुताई के लिए, ठीक है दोस्तों, तो स्वतः जुताई के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो स्वतः जुताई के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी है, वो स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसमें हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, इंडियन स्ट्रगल बुक या इंडियन स्ट्रगल बुक किस महान स्वतंत्रता सेनानी की है? जो हमारी दोस्तों एक बहुत ही फेमस बुक है इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो किस महान स्वतंत्रता सेनानी की है? तो हमारी दोस्तों बहुत ही फेमस पर्सन है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, और सारे जो जितने भी भारतीय हैं उनके दिलों में राज करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए दोस्तों बहुत कुछ किया है। ठीक है, और अपनी जान की बाजी लगा दी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो है सुभाष चंद्र बोस जी की। इसमें देखते हैं हम महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 जनवरी को हमारा मनाया जाता है क्या? तो 9 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से या साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है दोस्तों, 1915 को आए थे। इसमें ही है हमारे अगले हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं दोस्तों? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, और एक हमारी महत्वपूर्ण दोस्तों एक और बुक है हमारी बुक है किसकी? अबुल कलाम आजाद जी की। अबुल कलाम आजाद जी की दोस्तों एक बहुत ही फेमस बुक है, उनका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, क्या है दोस्तों? तो उनकी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है दोस्तों? तो इंडिया, ठीक है, इंडिया दोस्तों, इंडिया विंस। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम उनकी बहुत ही फेमस बुक है। तो क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया विंस फ्रीडम उनकी बहुत फेमस बुक है दोस्तों, और वो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा? अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो कौन सी एक गर्म जलधारा है दोस्तों अटलांटिक महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में हमारी एक गर्म जलधारा है, निम्न में से कौन सी है? लैब्राडोर है, कैनरी है, या गल्फ स्ट्रीम है, या बेगोला धारा है? तो कौन सी गर्म जलधारा है दोस्तों? तो उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक हमारी दोस्तों गर्म जलधारा है। ठीक, प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की सुविधा देता है? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है? तो कौन सा जो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति को देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 है, 360 है, 358 है, या 370 है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है।
एक और है हमारा दोस्तों, एक और इसमें राष्ट्रीय एक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। एक क्या है दोस्तों, तो अगला हमारा होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अगर एक और है हमारा राष्ट्रपति, एक है हमारा राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है दोस्तों, एक है हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन हमारा लगाया जाता है किसके तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और एक होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल किसके तहत लगाया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल हमारा लगाया जाता है किसके तहत दोस्तों, तो अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 370। जो अनुच्छेद 370 था वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसे 5 जून 2019 को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी थे, उन्होंने हटवा दिया था। ठीक है, क्या किया था दोस्तों, तो 5 जून 2019 को हमारा जो धारा 370 है दोस्तों, वो जम्मू कश्मीर से खत्म कर दी जाती है। जम्मू कश्मीर को एक दोस्तों राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 5 जून 2019 को धारा 370 हमारी हटा दी जाती है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, प्रश्न नंबर इसमें हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, जीडीपी की फॉर्म क्या होती है, तो हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में भी इसको लिखकर दे सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहता है। यानी कि जो भारत की जीडीपी है, आप देखते हैं हमारा भारत जीडीपी में 2 नंबर पे पहुंच गया या 3 नंबर पे पहुंचा है, यानी कि जो भारत है वो थोड़ी धीरे धीरे तरक्की पे जा रहा है दोस्तों, यही होता है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी दोस्तों ये होता है कि यह जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जीडीपी कौन देता है, किसका सबसे अधिक योगदान है, तो किसका सबसे अधिक योगदान है, तो वो होता है दोस्तों सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है, जैसे आप सरकार की नौकरी करते हैं या कोई स्टार्टअप चलाते हैं, तो वो सारी चीजें हैं वो सर्विस सेक्टर में आती हैं। जैसे आप अगर कल जॉब पे लग जाएंगे, तो आप अगर जॉब पे लग जाएंगे दोस्तों, तो ये आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। या फिर कोई आप जैसे कंपनी खोलते हैं, स्टार्टअप हैं, जैसे मुकेश अंबानी जियो चला रहे हैं आप, और जैसे पेट्रोल पंप की कंपनी है, जितनी भी कंपनी, या फिर आप नौकरियों में जाते हैं तो उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सबसे अधिक योगदान कौन देता है, तो वो देता है हमारा तृतीयक सेवा क्षेत्र। तृतीयक सेवा क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र में आता है सर्विस सेक्टर। क्या आता है, तो सर्विस सेक्टर तृतीयक सेवा क्षेत्र में दोस्तों आता है। ठीक है, तृतीयक सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में आता है। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों, वो आता है कृषि क्षेत्र में। जो प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे कि किसान है दोस्तों, अगर आपके पापा किसान हैं या आपके चाचा ताऊ कोई भी किसान है, तो अगर वो खेती बाड़ी करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, तो वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारी जितनी भी कृषि है दोस्तों, कृषि आती है प्राथमिक क्षेत्र में। अगर आप जैसे कोई पालन करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मधुमक्खी पालन है आप, या फिर मुर्गा फार्म खोलते हैं, क्या है, तो एक आता है इसमें मुर्गा पालन या मुर्गा फार्म दोस्तों। तो मुर्गा फार्म या पालन, या आप देखेंगे जो मछली पालन करते हैं, तो वो भी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है दोस्तों विनिर्माण आता है। द्वितीय क्षेत्र में हमारा विनिर्माण आता है। ठीक है दोस्तों, और तृतीय क्षेत्र में हमारा सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर है, जैसे कोई बैंक में जॉब करता है या आर्मी में है या नेवी, वो सारी चीजें सर्विस सेक्टर में ही आती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा है 11। धन विधेयक भारतीय संसद के किस सदन में केवल प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है दोस्तों, वो किस सदन में पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है हमारा, तो धन विधेयक राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, तो धन विधेयक किसमें किया जाता है, तो धन विधेयक दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। धन विधेयक दोस्तों केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो धन विधेयक दोस्तों केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के है दोस्तों अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक का वर्णन। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक का वर्णन है। और इसमें ही हम देखते हैं जो हमारी लोकसभा है दोस्तों या राज्यसभा है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका है हमारा एक ट्रिक होती है सरला।
तो संसद का वर्णन है हमारा 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है दोस्तों। और राज्यसभा का जो वर्णन है वो है हमारा 80 में, किसमें है 80 में है। और जो लोकसभा का वर्णन है वो हमारा दिया गया है 81 में, ठीक है दोस्तों। तो 81 में दिया गया है, ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे इसे कमेंट में बताएं, ठीक है। और राज्यसभा के कौन है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 12। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग पर उसकी विजय और बौद्ध धर्म अपनाने का श्रेय मिलता है। तो जो हमारे महान राजा थे मौर्य वंश के दोस्तों, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक हमारे मौर्य वंश के दोस्तों महान राजा थे। तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो कौन से शिलालेख में बताया गया है, या कि कौन से शिलालेख में उन्होंने बताया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, या कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन या उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया वो कौन से शिलालेख में है, तो वो है 13वें शिलालेख में, ठीक है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें ही हम अगला देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर है 13। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा को क्या नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी सीमा रेखा है, तो कौन सी है, डूरंड रेखा है, मैक-मोहन है, या 49वीं समांतर रेखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन है दोस्तों डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है दोस्तों, तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण कब होता है दोस्तों, तो वो होता है 1947 में, ठीक है। डूरंड मैक-मोहन रेखा किसके बीच है दोस्तों, तो मैक-मोहन रेखा है चाइना और अमेरिका के बीच, ठीक है, चाइना और भारत के बीच, ठीक है। तो मैक-मोहन रेखा चीन और भारत के बीच है दोस्तों। तो मैक-मोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच है, जो 1914 में निर्धारण होता है। कब निर्धारण होता है, तो 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण होता है, ठीक है दोस्तों। अगली है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पहले भारत और दोस्तों अफगानिस्तान के बीच थी, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। जब भारत का विभाजन होता है तो वो जो जगह है वो चली जाती है पाकिस्तान में। जो डूरंड रेखा है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, किसमें है दोस्तों, जो डूरंड रेखा है हमारी वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, किसमें है, पाकिस्तान और किसमें है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमारी डूरंड रेखा है, ठीक है दोस्तों। अगला ही इसमें हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा है 14। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्न में से किस संगठन द्वारा लगाया जाता है। जो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, या भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लगाया जाता है, तो वो कौन सा संगठन है जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, यानी कि किस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों, यह अनुमान कौन लगाता है। तो ये जो अनुमान है कौन लगाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है दोस्तों वो लगाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है दोस्तों। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक की हमारी स्थापना कब होती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की हमारी स्थापना होती है 1935 में दोस्तों। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्रालय है दोस्तों। तो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। और अगला है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, तो वर्तमान में जो पीएम है वो नीति आयोग के हेड हैं। नीति आयोग का जो हेड होता है वो दोस्तों पीएम ही होते हैं। जो वर्तमान में पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी भी दोस्तों वर्तमान में हेड है, तो वही नीति आयोग के हमारे हेड है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है। जब दोस्तों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में, ठीक है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है दोस्तों, ठीक है। तो होता है, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो डलहौजी थे, कैनिंग थे, करजन थे, या रिपन थे। तो कौन थे 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है कैनिंग। कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों,
ठीक है, 1857 में। ठीक है, तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है दोस्तों। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो दोस्तों जगह जगह से आंदोलन किए जाते हैं, जैसे कोई लखनऊ से होता है, कोई कानपुर से होता है, कोई दिल्ली से होता है। तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 का जो दोस्तों विद्रोह होता है वो लखनऊ से कौन है। तो लखनऊ से हमारा कौन है, तो दोस्तों इसमें देखते हैं लखनऊ से हमारी थी बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ से कौन थी, तो लखनऊ से हमारी थी बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से कौन है दोस्तों, तो लखनऊ से है हमारी बेगम हजरत महल। बेगम दोस्तों बेगम हजरत महल हमारी लखनऊ से 1857 क्रांति का क्या कर रही थी, तो 1857 क्रांति का बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, तो बेगम हजरत महल 1857 क्रांति में लखनऊ से कर रही थी दोस्तों नेतृत्व। और झांसी से कौन, झांसी जो झांसी दोस्तों यूपी में पड़ता है, झांसी से कौन थी, तो झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई हमारी झांसी से नेतृत्व कर रही थी। कानपुर से कौन है दोस्तों, तो कानपुर से थे हमारे नाना साहेब। ठीक है दोस्तों, नाना साहेब थे दोस्तों, तो नाना साहेब हमारे कानपुर कहाँ से थे, तो नाना साहेब थे हमारे कानपुर से। ठीक है, तो नाना साहेब हमारे कानपुर से थे दोस्तों। ठीक है, कानपुर से नाना साहेब थे। और जो हमारा करजन है दोस्तों, करजन कौन है, तो करजन कौन है, ठीक है, और रिपन। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में क्या होता है, तो रिपन के कार्यकाल में 1881 में भारत में प्रथम नियमित जनगणना होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रथम नियमित जनगणना होती है। प्रथम नियमित क्या है दोस्तों, तो प्रथम नियमित जनगणना होती है हमारी किसमें, तो प्रथम नियमित कहाँ पर होती है, तो प्रथम नियमित जनगणना होती है 1881 में। किसके समय में होती है, तो वो होती है रिपन के समय। ठीक है, करजन के समय डलहौजी दोस्तों एक बहुत ही क्रूर शासक था। उसने जब 1857 क्रांति होती है तो उससे पहले क्या करता है, तो वो लाता है राज्य हड़प नीति। ठीक है, क्या लाता है दोस्तों, राज्य हड़प नीति लाता है। राज्य हड़प नीति का मतलब होता है कि जितने भी राजा थे हमारे दोस्तों, अगर उनका कोई बच्चा नहीं होता है या उनको मार दिया जाता है तो उनको राज्य को हड़प लेता है, राज्य हड़प नीति के माध्यम से। कौन, डलहौजी। ठीक है दोस्तों, इसमें ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है हमारा 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज्य का जो दोस्तों प्रस्ताव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो कौन सा अधिवेशन है, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, या 1931 कराची अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है वो रखा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है हमारा। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा जाता है 1929 में दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों हमारे कौन, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों, तो इससे अध्यक्ष है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 1907 में एक अधिवेशन होता है दोस्तों सूरत में। ठीक है, 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है रास बिहारी बोस। कौन अध्यक्ष है दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष है रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस या घोष कह लीजिए दोस्तों। तो इसके अध्यक्ष है वो रास बिहारी घोष है। ठीक है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो दोस्तों कांग्रेस है वो दो गुटों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों अगला है हमारा 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, कौन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं दोस्तों। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं 1931 के कराची अधिवेशन में। कराची में दोस्तों अधिवेशन होता है 1931 में। और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, यानी कि भारत में जब भारत दोस्तों आज़ाद हुआ था तो जगह जगह बटा हुआ था, लेकिन दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारत को एक कराया दोस्तों,
कुछ जो वहाँ के दोस्तों राजा वो थे दोस्तों, जैसे अंग्रेज थे, वो कह देते कि भारत में अलग अलग जातियां रहती हैं, अलग अलग धर्म रहते हैं दोस्तों, तो वो भारत कभी भी एक नहीं रह सकता। लेकिन जो भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दोस्तों अपनी ताकत लगाकर पूरे भारत को एक कर दिया, और जो कि अब भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लेकिन जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें दोस्तों जो नरम दल है और गरम दल है, ठीक है दोस्तों, तो नरम दल और दोस्तों गरम दल होता है, वो क्या हो जाता है, उनका मिलन हो जाता है, वो एक हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 17 है दोस्तों, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत में ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो नर्मदा है, माही है, तापी है या साबरमती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो माही नदी है दोस्तों वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एक है हमारी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? तो नर्मदा नदी हमारी बहती है दोस्तों कहाँ पर? तो वो बहती है उत्तराखंड में। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है हमारा सरदार सरोवर बांध। ठीक है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में है। अगली है हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी हमारी थोड़ी सी गुजरात में भी बहती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ही हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 8 है कि संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, जो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है? तो कौन सा संविधान संशोधन होता है? ठीक है, तो वो दोस्तों जो हमारा संविधान संशोधन होता है वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो है हमारा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, 18 वर्ष कर दी जाती है। वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी जाती है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन के तहत। और यह कब होता है? तो 1989 के तहत होता है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में अब तो ये थोड़ा सा दोस्तों कम हो गया है ये प्रश्न, लेकिन यह प्रश्न पूछा जाता है कि 61वां संविधान 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जब वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई तो किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ था? ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ था आप मुझे इसे कमेंट में बताएं। ठीक है, अगला है हमारा 86वां संविधान संशोधन जो होता है 2002 में। इसमें क्या होता है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होता है दोस्तों? मुफ्त शिक्षा दिलाई जाती है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है दोस्तों, अगला है 42वां संविधान संशोधन जिसे हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तो मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है दोस्तों, मिनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है दोस्तों। 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी गई दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है। अगला है हमारा 44वां संविधान संशोधन जो कि होता है दोस्तों 1978 में। 1978 में होता है, और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया जाता है। क्या होता है दोस्तों? जो संपत्ति का हमारा अधिकार है उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है दोस्तों उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को दोस्तों हटा दिया जाता है 1978 में। ठीक है, यह मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में प्रावधान है? तो जो दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों वो किस अनुसूची में बताया गया है? 8वीं अनुसूची है, 10वीं है, 12वीं है और 9वीं है। तो 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल कानून के बारे में। कौन सी अनुसूची है दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन होता है। 52वां दोस्तों संविधान संशोधन होता है कब? तो वो होता है हमारा 1985 में। कब होता है? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। ठीक है, जब 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, तो संविधान में दोस्तों 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तो 1985 में जोड़ी जाती है। अगली है हमारी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राइसिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो कौन सा यूरोपीय संघ देश है दोस्तों जो कि ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राइसिंग शुरू करने वाला है? तो कौन सा देश है दोस्तों? इटली है या हंगरी है या ऑस्ट्रिया है या
स्लोवेनिया है। तो कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है दोस्तों ऊर्जा संकट को कम करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है इसमें है हमारा इटली। तो इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? रोम है। इटली की राजधानी क्या है हमारी? तो वो रोम है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या है दोस्तों? तो हंगरी की राजधानी हमारी बुडापेस्ट है। ठीक है, बुडापेस्ट या बुडापेस्ट कह लीजिए। ठीक है, अगला इसमें प्रश्न नंबर हमारा 21 है दोस्तों। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास काकारू काकारू 2026 किस देश में आयोजित होता है दोस्तों? तो बहुआयामी समुद्री अभ्यास काकारू 2026 किस देश में आयोजित होता है? तो किस देश में आयोजित होता है? तो भारत में होता है, जापान में या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहां पर होता है? तो काकारू 2026 समुद्री अभ्यास है वो होता है दोस्तों कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों जापान के बारे में। जापान से भारत ने संविधान में क्या लिया है? तो जापान से भारत में लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया है दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों, विधि द्वारा क्या ली है? तो विधि द्वारा ली है हमारी स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और हमने अमेरिका से क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार लिए हैं। अमेरिका से क्या लिया है दोस्तों? तो अमेरिका से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और भारत तो आपको पता ही है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। ठीक है, इसमें हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा 22 क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में सिंगोल वन पहल लॉन्च की है? एक हमारी दोस्तों पहल है निगोल। तो निगोल वन एक हमारी दोस्तों पहल है जो हाल ही में शुरू की गई है। तो हाल ही में जो हमारी निगोल वन पहल है वो दोस्तों शुरू की गई है। ठीक है, और वो किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? तो किस राज्य ने शुरू की है जो कि निगोल जो वन पहल है वो किसके लिए शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है वन संरक्षण के लिए। यानी कि दोस्तों वन संरक्षण को दोस्तों बढ़ावा मिले और जो हमारे वन है वो कम कटें दोस्तों, और कम कटने के बाद हमें अच्छी से अच्छी हवा मिले और जो मृदा अपरदन है वो कम हो। तो किसने शुरू की है? तो असम है या मणिपुर है या त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य ने हाल ही में निगोल वन पहल शुरू की है जो कि वन संरक्षण को क्या देगी दोस्तों? तो वो देगी हमारी वन संरक्षण को बढ़ा देगी जिससे पेड़ के कम कटें। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम इसी में। प्रश्न नंबर हमारा 23 है दोस्तों। संसद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 किसने पेश किया है? तो संसद में दोस्तों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वो किसने पेश किया है? तो अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ है, निर्मला सीतारमण है। तो अमित शाह जी ने जो कि भारत के गृह मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने संसद में पेश किया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी आपको पता ही है पीएम है, राजनाथ सिंह कौन है दोस्तों? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण मैंने आपको बताई दी है कौन है, तो ये हमारी वित्त मंत्री है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग या जिसे हम एनडीसी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर चंद्रशेखर जानकीराम। डॉक्टर चंद्रशेखर जानकीराम को दोस्तों राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का हेड बनाया गया है पहली बार। ठीक है, प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं 25 है। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दूसरा राज्य कौन सा है जो समान नागरिक संहिता है जिसे हम यूसीसी कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो यूसीसी या समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 के तहत आती है। अनुच्छेद 44 के तहत आती है समान नागरिक संहिता। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 44 के तहत। और दूसरा राज्य कौन सा है जो इसे लागू करेगा? तो इसका नाम है राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों वह दूसरा राज्य है जो कि इसे लागू करेगा। ठीक है दोस्तों, लागू करेगा। और पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो पहला राज्य है हमारा असम। पहला राज्य कौन सा? तो पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो पहला राज्य हमारा असम है। ठीक है, पहला राज्य असम है जो यूसीसी बिल को लागू करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यूसीसी बिल को लागू करेगा यह हमारा पहला राज्य है असम और दूसरा उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये हमारी सीरीज चल रही है सीआरपीएफ के लिए, तो सीआरपीएफ के लिए तो बहुत फेमस है ही दोस्तों। और जो हमारा एसएसबी का आगे पेपर होने वाला है ड्राइवर का, ट्रेनर्स का,
और आगे SCM का भी होने वाला है और ITBP का भी एग्जाम दोस्तों लगा हुआ है, जो कि कुछ ही महीनों में हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारी शिक्षा YouTube चैनल शिक्षा कल्प के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाएं। तो मिलते हैं कल आपको किसी नई क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।